नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज उत्तराखंड के तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत जी। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड तक में। धन्यवाद सीता जी। रावत जी, सबसे पहला जो मेरा सवाल आपसे रहेगा वो यही, अभी हाल ही में आपने देखा कि उत्तराखंड में इतिहास बदला है, तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया? उत्तराखंड के अंदर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। 2/3 बहुमत से लेकर आई है, अधिक लेके आई है, और बहुत सारे मिथक भी तोड़े हैं। कभी लोग कहते थे कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, ये मिथक टूटा है। और ये मोदी जी को इसका श्रेय जाता है, प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि आम जनता आज विकास चाहती है और विकास का मॉडल यदि किसी ने दिया है और उत्तराखंड का चौमुखी विकास किया है और हो रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और वह लोगों के मनों में जद में घिरी वो बात, विशेषकर महिलाओं में, क्योंकि वही चूल्हे से लेकर के और बच्चे की एजुकेशन से लेकर कर गुजरती है, वो जानती हैं। इसलिए महिलाओं का आशीर्वाद ज़्यादा रहा। मातृशक्ति, जो धामी जी भी कहते हैं कि मातृशक्ति का ज़्यादा जो है आशीर्वाद यहाँ पर मिला है। देखिए, थोड़ा सा अगर बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री की रेस की, हालांकि वो तो अभी डिसाइड हो गए हैं धामी जी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका नाम भी रेस में था, हमने सुना, लेकिन क्या कुछ हुआ अंदर खाने, थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये तो विधानमंडल दल की बैठक में तय होता है, विधायक लोग अपना नेता चुनते हैं, और दूसरा केंद्रीय नेतृत्व पार्लियामेंट्री बोर्ड वो तय करता है। लेकिन विशेषकर विधानमंडल दल की बैठक में हम सांसद हैं, लेकिन इतना जरूर कि मैं उससे पूर्व मुख्यमंत्री रहा। अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह जी केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी। वो दौर एक ऐसा था जब महाकुंभ था और साथ में कोविड था, और उससे जूझते हुए, चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हमने उसे निजात पाया, पार किया, और बहुत सारे आयाम भी दिए। नया, चाहे नियुक्तों को लेकर 22,000 नौजवानों को मैंने नियुक्तियों का दिया, और कोविड के समय जो प्रभावित थे, होटल्स, रेस्टोरेंट, अन्य उनको 200 करोड़ का पैकेज भी, इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ाई थी, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें प्रक्रिया। लेकिन मेरे सामने उस समय संवैधानिक संकट था कि 1 साल से पहले जहाँ उपचुनाव है वो नहीं लड़ सकते, वो मेरा कारण था, और मुझे उसे इस्तीफा देना पड़ा। और इसीलिए इस समय भी ये हो सकता है कि वो कारण रहा कि मुख्यमंत्री रहा, इसलिए कहा होगा कि ये भी हो सकता है। लेकिन मैंने पहले इच्छा जो है जाहिर कर दी कि अब हम नहीं होंगे, और आगे जो हमारा नौजवान बना है, आपको यदि मैं याद दिलाऊं, तो जब चुनाव संपन्न हो गया और उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि कौन आएगा, पार्टी कौन आएगी, ये सब चीज़ें चल रहा था। और साथ में पुष्कर जी घर में आए थे, तो एक कड़सी रहती भी है, स्वाभाविक भी है। तो मैंने तभी कहा कि ये 5 साल के लिए नहीं, 15 साल के मुख्यमंत्री, ये मैंने कहा, जबकि रिजल्ट परिणाम भी नहीं थे। लोगों ने कहा मुझसे, बड़े बड़े, अपने तुमने क्या कह दिया? मैंने कहा मेरे मन में जो कह दिया आ गया। तो जब मैं तो तय कर चुका था तो बात का तो विषय था ही नहीं, ये विषय तो सब बात के थे, तो इसलिए, और कहा कि सांसदों में नहीं हो सकता है, ये भी तय हो गया था। आपने पहला जो सवाल था मेरा, उसमें आपने बताया कि मोदी जी के नेतृत्व में जो है बीजेपी 2/3 सीट यहाँ पर लेकर आई है। तो यहाँ पर धामी जी के अगर नेतृत्व की बात करें तो क्या, किस तरह का उनका कामकाज रहा? आप उनके कामकाज से कितना संतुष्ट रहे? हालांकि उनका भी काफ़ी कम समय वो दे पाए, लेकिन इस बीच किस तरह का उनका कामकाज, मतलब क्योंकि आपने भी काम किया वहाँ पर, फिर उन्होंने भी किया, तो क्या अंतर आप देख पाए? पुष्कर जी एक युवा हैं, एनर्जेटिक हैं, संघर्षरत रहते हैं, और मैं कोई आज से नहीं, तो जब वो पढ़ाई करते थे लखनऊ में, तब वो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में था, और एक समय था कि वहाँ भी वो कहते थे मुझे
नेता बनना, छात्र संघ में आना है, ये सारा। तो उस समय भी मैंने बहुत प्रयास किया था। उस समय उनको वहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए, ये वो खुद भी बोलते हैं। तो उनमें एक जिज्ञासा थी और एक ललक और इस तरह का छात्र नेता का, तो संघर्षशील दिखते थे। तो बाद में आए तो फिर यहाँ मुख्यमंत्री OSD हो गए, फिर संघर्ष रहते, विधायक आदि सब। तो मैं कह सकता हूँ कि पुष्कर जी पहले भी एक पूरी तरह शासन प्रशासन को जानते थे, क्योंकि उन्होंने OSD के रूप में काम किया था। और मैं कह सकता हूँ कि वो कार्यकर्ताओं में भी अपने एक अच्छा, क्योंकि युवा मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष रहे और अन्य अन्य दायित्व भी रहे, तो इसलिए उनके लिए संगठन भी और सरकार भी कोई नया नहीं था। तो उन्होंने एक अच्छा काम किया और एक अच्छी पहल, कम समय रहा लेकिन फिर भी। और जो 5 साल के काम थे और जो हमारा मैनिफेस्टो में था, तो चाहे त्रिवेंद्र जी का 4 साल का काम रहा मुख्यमंत्री रूप में, मेरा कम समय जो रहा, जो भी हम लोगों ने एक लाइन दिया, जो काम किया, जो पॉलिसी नीतियाँ हमने बनाई थी, उन्होंने उसको बखूबी आगे बढ़ाने का काम किया। और पार्टी का मैनिफेस्टो, तो ये 5 साल के अंदर जो पूरा हुआ, तो अच्छा काम, अच्छा वो लोगों के प्रति भी, और लोगों का भी अच्छा एक मिलना जुलना, ये सारा रहा है। यानी कि कुल मिला के अच्छा काम किया उन्होंने अपने जो है उनका जो टाइम पीरियड रहा। थोड़ा सा ये भी यहाँ पर बताएं, क्या वजह रही कि धामी जी को दोबारा से चुना गया? क्या कुछ चला? क्योंकि काफ़ी असमंजस रही होगी कि कौन किसको बनाया जाए, क्योंकि अपनी विधानसभा सीट से हारना, फिर उन्हीं को दोबारा मौका देना, कहीं कहीं जनता भी, हालांकि हमने जनता से इंटरेक्ट किया, जनता धामी जी को प्रेफरेंस दे रही थी, लेकिन और भी नाम जो है रेस में थे, उसमें से एक आपका भी नाम चल रहा था। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि फाइनली धामी जी के नाम पे ही जो है मुहर लग गई? देखिए, मैंने कहा ना कि केंद्रीय नेतृत्व और विधानमंडल, हमारा विधायकों के द्वारा नेता चुनना, ये तो वहीं होता, तय होता है। सांसदों के बारे में क्लियर कहा कि ये तय हो गया था कि सांसद लोग नहीं जाएंगे, चुनाव सामने है और इसको देखते हुए सारी बातें सामने आई थी। बाकी रहा विधायक लोगों में से होना, तो विधायकों में भी ये था कि पुष्कर जी ज़्यादा समय नहीं रहे हैं और भले जनता ने मैंडेट नहीं दिया उनको, रह गए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने काम किया है और अच्छा काम किया है। और ये सब देखते हुए तो ऑलरेडी मुख्यमंत्री के रूप में वो हों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर कितनों को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो ये सब, ये भी सारी चीज़ें रही हैं। तो मतलब जनता कहती वहाँ की कि अब ये देखिए चौथा मुख्यमंत्री आ गया। तो सब चीज़ें रही हैं, इंक्लूड, मैंने कहा नहीं कि सभी चीज़ों को देखते हुए ये सारा निर्णय हुआ है। ठीक है। अभी कहीं ना कहीं आपका जो कार्यकाल था इसमें आपने कहा कि आपने नियुक्तियां भी निकाली, 22,000 आपने बताया। रोजगार को लेकर तमाम युवा परेशान रहते हैं, उत्तराखंड की जनता, क्योंकि हमने भी अभी कल ही एक सर्वे किया था कि कौन से मुद्दे उत्तराखंड के उठने चाहिए, तो सबसे पहले जो 70% था वो था कि रोजगार को लेकर। तो आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि रोजगार की समस्या काफ़ी अरसे से एक बनी हुई है, समाप्त ही नहीं हो रही है, तो क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि रोजगार डेवलप हो, या आपने अपने टाइम पे भी कोशिश की? धामी जी के अभी कार्यकाल में क्या रहा, आगे क्या होना चाहिए, यानी रोजगार से रिलेटेड अगर बात करें तो क्या प्लानिंग है? देखिए, उत्तराखंड का जिस तरह की एक मानसिकता रही है कि नौकरी ऐसा एक, और जबकि हमने कहा कि वहाँ स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ना, कृषि की ओर नौजवानों को उस ओर चलना, सोचना चाहिए, बहुत सारे उद्यम इस प्रकार का खड़े करने चाहिए, तो वो भी एक रोजगार का साधन है। और आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बिना ब्याज के ऋण देने का जो काम किया, हमारी उनके नेतृत्व में हमारी गवर्नमेंट ने, प्रदेश ने भी ये शुरू किया था कोऑपरेटिव के द्वारा। तो एक छोटा सा उद्यम और उद्योग लोग खड़ा करें,
कुक्कुट पालन हो सकता है, अन्य अन्य भिन्न भिन्न प्रकार का बकरी पालन, ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर के कृषि की ओर भी तो इस पॉली हाउस हो सकता है। और इवन ये नहीं कि होम स्टे, और होम स्टे हमारे यहाँ बहुत बड़े, क्योंकि आने वाला समय उत्तराखंड टूरिज्म जो है, तो मैं तो ये कह सकता हूँ स्विट्ज़रलैंड ने तो अपने आप में बनाया, लेकिन प्रकृति ने हमको उस तरह के अपने आप ही इस प्रकार एक दिया है, एक नेचर जो कह सकते हैं, और उसको तो उस और हमको तो उस तरह भी हमने ये सब किया था, बढ़ाया। लेकिन साथ में मैंने कहा ना कि नौकरी ये मानसिकता जो बन गई, तो और ये भी क्योंकि जो लगातार हम उत्तराखंड की जनता से बातचीत कर रहे हैं सर, तो सब यही कहते हैं नर्सिंग स्टाफ की नौकरी का क्या हुआ, जो टीचर्स की होती है नियुक्तियां उसका क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं सभी जो उत्तराखंड के मैं देख रही हूँ कि जनता है सरकारी नौकरी की तरफ ज़्यादा जो है इंटरेस्ट उनका रहता है। आप लोग स्वरोजगार के लिए इतनी जो है कोशिशें यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये जो मानसिकता है नौकरी की, ये कैसे ख़त्म होगी? मतलब बिजनेस करना हर कोई नहीं चाहता, हर कोई एक सिक्योर जो जॉब होती है, एक फिक्स अर्निंग, उस पर ही लगे रहते हैं। ये मैंने कहा ना कि नौकरी की तरफ जो मानसिकता तो बदलनी होगी, क्योंकि आखिर कितनों को आप नौकरी देंगे? नौकरी तो सीमित है ना, तो नौकरी तो आज हजारों की संख्या में नौजवान खड़ा है, बहनें खड़ी हैं, कितनों को देंगे? यानी सारे विभाग फुलअप कर देंगे। मैं यदि आपको याद दिलाऊं कि मैं जब सीएम था, वर्षों वर्षों से नियुक्तियाँ नहीं हुई थी। मैंने कोविड के साथ साथ ये काम भी किया कि अब अन्य क्या होना चाहिए रोज़गार के ये सारे और क्या हो सकते हैं, तो हर विभाग से मैंने कहा कि आपके यहाँ कितने रिक्तियाँ खाली हैं। जिसके यहाँ 2 थी वो भी मंगाई, जिसके यहाँ 5 थी वो भी मंगाई, जिसके यहाँ 1000 थी वो भी मंगाई, सारे विभाग ऑल इन ऑल सबसे। लेकिन निकल के कितना आया? 22,000 उस समय। अब 1,000 बाद में फिर पुष्कर जी ने उसको बढ़ाया। टोटल हमने कोई महकमा हमने छोड़ा नहीं विभाग। आखिर कतार कितनों की है, तो हमने वो प्रक्रिया शुरू की। वैसे नियुक्तियाँ हो रही हैं, आज भी वो जारी है, तो ये हमने किया है। लेकिन मैंने कहा आखिर देंगे कितनों को? हम तो चाहते हैं कि सारी नौकरियां फुलअप करेंगे सब जगह विभाग, लेकिन अंत तो गत्ता मैंने कहा बढ़ना पड़ेगा स्वरोजगार की ओर, और वो कोविड के ने सबको सिखा दिया। और उसके लिए हमने कहा कि हम उनको बिना ब्याज के ऋण देना, और मूलधन भी ये तय किया हमने कि आप 3 साल बाद लौटाइए। जब आप खड़े नहीं हो जाते, जब तक आपका उद्यम खड़ा नहीं हो जाता, तब तक आप लौटाए। 3 साल कम नहीं होते हैं, 3 साल बाद आप मूलधन को लौटाइए। ये हमने उनको सुविधा तो करने वालों ने शुरू भी कर दिया, और बहुत सारी अच्छी अर्निंग अच्छी हो। आप जाएंगे तो देखेंगे पहाड़ में पॉली हाउस हैं, खेती किसी की और किस तरह का डेवलप लोगों किया, कुक्कुट पालन है, बहुत सारा तो अन्य अन्य इस प्रकार का शुरू है। होम स्टे तो लगातार कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसमें बढ़ा रहे हैं, तो ये सब हो रहा है। तो मैंने कहा ना कि नौकरी भी देंगे, लेकिन आखिर देंगे कितनों को? और हम चाहते हैं कि नौकरी हम दें, हमने वादा किया है, और कि हम बेरोजगारी जो है उसको समाप्त करेंगे, रोजगार देंगे, लेकिन अस्थायी रोजगार देंगे, ये भी हमने कहा है, वो करेंगे। और कहीं ना कहीं वो मानसिकता जो है स्वरोजगार की भी अगर हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सभी को नौकरियां नहीं दी जा सकती हैं, उतनी वैकेंसीज भी नहीं होती हैं। दूसरा जिस तरह से हमने देखा कि धामी जी ने बयान दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कि पहला राज्य जो है उत्तराखंड को बनाएंगे जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगा, क्योंकि ये सिर्फ राज्य स्तर पर हो नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र से भी बातचीत करनी पड़ेगी। तो क्या आप लोगों से भी धामी जी की कोई इसको लेकर बातचीत हुई है? क्या प्लानिंग इसको लेकर चल रही है? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हमारे स्टेट गवर्नर पुष्कर जी जो कैबिनेट के अंदर लाए हैं मुख्यमंत्री, स्वागत योग्य है। आज ज़रूरत है इसका होना, और उत्तराखंड वैसे भी देवभूमि है, और मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर तो ये आवश्यक भी, ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस तरह धीरे धीरे वातावरण बनता जा रहा है, और आने वाले समय मुझे तो लगता है कि पूरे देश के अंदर इसकी ज़रूरत होगी। सुगबुगाहट भी है, और ये सभी जगह की ज़रूरत है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में निश्चित है कि आगे भी सोचेंगे, और मुझे लगता है कि केंद्र पूरी तरह इस पर आगे बढ़ेगा।
क्या आपको लगता है इतना आसान होगा इसे लागू करना, क्योंकि तमाम समुदाय के जो लोग होंगे वो भी कहीं ना कहीं आवाज़ उठाएंगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके अलग कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। तो ज़मीनी स्तर पे कितनी मुश्किलें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आ सकती हैं? चुनौती बड़ी है, क्योंकि विभिन्न समुदायों के लोग, जातियों के लोग और आएंगे भी, स्वाभाविक ही है। लेकिन मैं ये कहूँ कि यदि आपने मन बनाया और चुनौती को स्वीकार किया है, तो ये मैं सोचता हूँ कि वो दिन दूर नहीं कि ये पूरा नहीं होगा। उदाहरण दूँ, राम जन्मभूमि के उसमें कितने आड़े आए थे, 500 वर्ष आंदोलन चला, कितने लाखों लोग शहीद हुए हैं उसके लिए। अंत तो गत्ता सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के उसमें नेतृत्व ट्रस्ट बना, आज भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। 3 तलाक कानून कोई आसान था क्या? और जिनके लिए बना, जिस समुदाय के उसमें, उसी समुदाय ने विरोध किया, बहुत बड़ा वो था। तो 370 35 ये हमने कहा दूसरी आज़ादी मिली। उत्तराखंड तो सैनिक बाहुल्य भी है, वो जानता है कि कितनी मुश्किलें वहाँ आती थी। यानी सामान्य पत्थरबाजी होती थी, सैनिक देखता रहता था, क्योंकि दिल्ली से फरमान नहीं जारी हुआ गोली चलाने का, वो हाथ में हाथ बंधे होता था, तोप उसके हाथ में चला नहीं सकता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्री हैंड किया सैनिकों को, तो पत्थरबाजी बंद हुई, आए दिन आतंकवादी ढेर हुए। और यही नहीं तो गृह मंत्री अमित शाह जी के उसमें ये कानून आया 335 से, क्या लोग विकास से जुड़े। तो मेरा कहना है कि इतने बड़े बड़े इस प्रकार कानून बने, तो ये भी कोई ऐसा नहीं है, तो जहाँ ये हुआ वहाँ ये भी हो सकता बोल है। दिया है तो मतलब लगे रहेंगे और अंततः इसको करके ही मानेंगे। ठीक है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रोजगार के साथ साथ एक और मुद्दा जो उत्तराखंड में फिलहाल ज़्यादा जो उठ रहा है वो है भू कानून को लेकर, क्योंकि इस तरह से अधिग्रहण वहाँ पर हो रहा है, दिक्कतें हो रही हैं। तो ऐसे में लोग चाहते हैं कि भू कानून लाया जाए, और बीजेपी सरकार से, जो नई सरकार, इससे कहीं ना कहीं उम्मीद जनता को ज़्यादा थी कि इस तरह से होगा। तो क्या भू कानून आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि जो घोषणा पत्र उसमें हमने देखा है कि भू कानून को लेकर आप लोगों ने कहा है कि जांच समिति बनेगी, लेकिन कानून आएगा नहीं, इसको लेकर कुछ स्पष्ट रूप से उसमें नहीं है। तो जनता तो मांग कर रही है, तो सरकार की क्या मंशा है? देखिए, भू कानून जरूरी है बनना, जिस तरह आए दिन। और मैं सोचता हूँ कि वहाँ ईंट बजरी रेत के टीले खड़े हो रहे हैं, उसका जंगल बनता जा रहा है। देहरादून में बताऊँ तो पहले देहरादून पूरा देश का जनमानस बसता था, और जब वो रिटायर्ड होता था तो कहता था मैं देहरादून, इतनी बढ़िया आब हवा, बढ़िया स्वच्छता शुद्धता। लेकिन आज वो जंगल नहीं तो रेत बजरी, मैंने कहा ना, उनके जंगल हो रहे हैं, टीला बनता जा रहा है। अवैध कब्जे। आज मेरे पास सुबह ही एक महिला और उनके हस्बैंड आए थे, कहने कि 7 साल हो गए, हम पहले भी मुख्यमंत्री पास गए और लोगों के पास गए, नहीं गए, रजिस्ट्री 2-2 3-3 लोगों की हो गई एक ही ज़मीन की। वो कह रहा मेरा पैसा फंसा हुआ है। और SIT के पास भी गए, अन्य लोगों के पास भी गए, बड़े बड़े के पास गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। थानेदार कहता है कि तुम हमारे पास क्यों आए, अपने आप। ये स्थिति है। तो मैंने उनको सुबह बात कराई, जिससे मैं कर, ऐसा वहाँ होता जा रहा है। तो ये भू कानून जब बनेगा तो बहुत सारी चीज़ें समाधान होंगी। तो आए जहाँ कहीं कब्जे हो रहे हैं, इस तरह के हो रहा, बहुत अनाप शनाप, तो ये ज़रूरी भी है। उसके लिए एक नीति पॉलिसी और कानून बन जाए तो स्वाभाविक ये सब चीज़ें ठीक होंगी। और फिर जो लोग अस्थायी वर्षों वर्षों से रह रहे हैं, उनके लिए भी आज मूल निवास प्रमाण पत्र है, अन्य, उसमें भी दिक्कतें करना ही आ रही। तो जब बन जाएगा तो सारी चीज़ों का समाधान होगा। और अभी इसके लिए समिति बनी है, वो समिति के बाद जब भिन्न प्रकार के इधर उधर से बातें आएंगी, और उस पर फिर जो भी है वो संज्ञान लेंगे, आगे फिर होगा।
ठीक है। यहाँ पे एक और मुद्दा है गैरसैंण को लेके कि उसको राजधानी बना दिया जाए। आप क्या पक्ष में हैं इसके या नहीं है? क्या होना चाहिए? देहरादून ही रहनी चाहिए? क्योंकि कहीं न कहीं पहाड़ की जनता एक्सपेक्ट करती है कि वहाँ भी अगर गैरसैंण को राजधानी बना दें तो थोड़ा ईज़ी हो जाता है, क्योंकि पहाड़ की तरफ नेता मंत्री ध्यान नहीं दे पाते हैं, इस तरह की शिकायतें आती हैं। देखिए, गैरसैंण राजधानी हमने पिछली बार भी मैनिफेस्टो में रखा था, गैरसैंण हम ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे। हम अपने मैनिफेस्टो से मुकरे नहीं, हमने वो पूरा कर दिया। हमने ग्रीष्मकालीन कहा था, हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी। जो लोग आज इस बात को कह रहे हैं कांग्रेस, उन्होंने तो ना अस्थायी, ना अस्थायी, न ग्रीष्मकालीन, न शीतकालीन कोई भी नहीं बनाई थी। हमने तो वादे से मुकरे नहीं, हमने पूरा किया। अब धीरे धीरे आगे प्रोसेस में होगा जो भी होगा, लेकिन हमने अपने मैनिफेस्टो जो रहा था वो हमने किया है। गैरसैंण भावना से जुड़ा हुआ है। पहले भी जब उत्तर प्रदेश में थे तो गैरसैंण में भी शिक्षा का निदेशालय आदि इस तरह का तो बना था, लोग एकता के केंद्र में। लेकिन मैंने कहा कि हमने जो कहा था हम तो वो किए ना, बाकी तो नहीं किए। और इसके लिए बड़ा मन करना पड़ेगा नेताओं को, और साथ में ब्यूरोक्रेट जो है उसको। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक तो, लेकिन मैं ये कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का नेचर है, उन्होंने जो कहा वो किया, तो हमने ग्रीष्मकालीन बनाई वो है। अभी आपको क्या लगता है, जो अब नई सरकार का गठन हो रहा है, तो ऐसे में पहले कोई ऐसे 2 काम बताइए जो आपको लगता है कि सरकार को प्रायोरिटी पे सबसे पहले इन 2 मुद्दों पर काम करना चाहिए उत्तराखंड के अंदर? देखिए, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियाँ अन्य राज्यों की अपेक्षा अलग हैं। ये पहाड़ भी है, मैदान भी है। उन दोनों को देखते हुए हमको उस बारे में सोचना पड़ेगा, वहाँ की नीति और पॉलिसी। और मैं तो केंद्र को कहूँगा कि पहाड़ है और उसके लिए अलग से पॉलिसी, क्योंकि जो मटेरियल आपका नीचे 5 रुपये का होगा वहाँ 10 रुपये का जाएगा। जो भवन नीचे आपका 5 का बनेगा वहाँ कम से कम डबल जस्ट दुगने का बनेगा। हम एक पॉलिसी नीति बना लेते हैं, उसी के तहत सबको हाँकते हैं, अलग इस तरह का करना। दूसरा, कृषि को महत्व देना, कृषि को बढ़ावा देना। और कृषि को बढ़ावा देंगे तो निश्चित है कि बेरोजगारी भी कम होगी। पर्यटन, तीर्थाटन, हमारे यहाँ स्टेट में 2 ही चीज़ें हैं, पर्यटन है, तीर्थाटन है। और इससे भी स्वरोजगार बढ़ेगा, रोजगार के अवसर खुलेंगे। और उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि हमें अच्छे अच्छे होटल्स, अच्छे अच्छे टूरिस्ट इस तरह के लॉज और उन और ध्यान देना पड़ेगा। और साथ में मार्ग तो खुल ही गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जिस तरह 4 धाम सड़क योजना, और आज 4 धाम नहीं तो ट्रेन कभी कल्पना नहीं की थी कि पहाड़ में भी ट्रेन चढ़ सकती है। मैं तो कई बार कहता हूँ कि आज़ाद भारत में पहली बार पहाड़ में ट्रेन चढ़ रही है, चाहे नॉर्थ ईस्ट में, चाहे हमारे उत्तराखंड के अंदर शुरू हुआ। नहीं तो कभी अंग्रेज़ों ने शिमला और दार्जिलिंग चढ़ाई थी, उसके बाद तो चढ़ी नहीं। तो वो जो 23 तक भी प्रोजेक्ट खड़ा हो रहा है, तो बहुत सारा देश और दुनिया का पर्यटक अब दौड़ने वाला है। आज भी दौड़ता, लेकिन उसके बाद और संख्या उसकी बढ़ जाएगी। तो उसको संवारने का काम तो उत्तराखंड को करना पड़ेगा, मन बना कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, संवार सकते हैं। ये दोनों चीज़। सड़कों से थोड़ा सा याद आया सर, एक तो रेल लाइन का प्रोजेक्ट ये शुरू हो रहा है, दूसरा सड़कों की समस्या बनी रहती है। आप गढ़वाल की जैसे बात कर लें तो वहाँ पर भी सड़कों को लेके जो है शिकायतें आती रहती हैं, सड़कें ठीक नहीं है, लोगों को दिक्कत होती है आवाजाही में। ये समस्या आज की नहीं है, बहुत टाइम से चली आ रही है। ऐसा क्या होता है, सरकारें बदलती रहती हैं, समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं, काम आखिरकार क्यों नहीं हो पाता है? इंटेंशन भी है काम करने की, सारी चीज़ें होती हैं, तो दिक्कतें कम क्यों नहीं हो पाती हैं? पहली सरकारें जब थी और आज की भाजपा की सरकार, आपको अंतर दिखेगा। आज गुणवत्ता है और वो सामने नज़र आती है। कभी कभी जब सड़कें यात्रा के समय पे बंद हो जाती थी, पहाड़ गिर जाता था, तो हफ्ते 10 दिन तक खुलता नहीं था।
यात्री बेचारा परेशान होता था। तो आज यात्री चल भी रहा है, मलबा साफ भी हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 घंटे का कहीं कहीं पे दिक्कतें आती हैं बरसात के समय, लेकिन बाकी काम तेज़ी पे होता है, कोई रुकावट नहीं। और आज की सड़कें वो सड़कें दिखती हैं जो पहले नहीं दिखती थी, कि मैदान में जा रहे हैं, पहाड़ में जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन हाँ, अंदर की जो रोडें हैं जिनके लिए आपने इंगित किया है, उनको ठीक करने की ज़रूरत होगी आज भी वास्तव में। तो बजट के हिसाब से जैसा जैसा रहेगा उसी तरह होगा। लेकिन बाकी जैसे नेशनल हाईवे है, ऑल वेदर है, भारतमाला, ये तो पट गया पूरा और अच्छी रोडें बनी हैं, तो पूरा उसका आनंद मुझे लगता है कि आने वाले समय में लोगों को मिलेगा, लेंगे। दिल्ली से देहरादून ये सब कनेक्टिविटी और रोड काफ़ी अच्छे हुए हैं, इसके लिए तो केंद्र सरकार की भी काफ़ी तारीफ करूंगी, क्योंकि खुद हम लोग अप डाउन करते हैं तो काफ़ी सहूलियत होती है, जल्दी पहुंच जाते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि जो अंदर की सड़कें हैं वो काफ़ी अप एंड डाउन रहती हैं, और भी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि स्कूल अच्छे नहीं हैं या जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ उतने वो डेवलप्ड नहीं हो पा रहे हैं। तो इन समस्याओं पर भी क्या आप ध्यान दे रहे हैं? निश्चित आज अंदर की सड़कों को ठीक होना ये ज़रूरी है, मैंने देखा है। और साथ में एजुकेशन, शिक्षा, यदि हम पलायन की बात करते हैं, कभी पलायन विषय जब आता है तो एजुकेशन मुख्य कारण है। रोज़गार तो है ही, लेकिन एजुकेशन भी है। तो हस्बैंड कहीं सर्विस में है तो महिला बच्चों को पढ़ाने के लिए देहरादून हल्द्वानी उतर रही है। कारण क्या है? बोला पढ़ाई ठीक नहीं हो रही है, गांव में आ रहे हैं। वो एजुकेशन जो है उसको ठीक देना और उसमें बेसिक प्राइमरी को ठीक करना, आज वो व्यवस्था लड़खड़ाई है। उस व्यवस्था को हमको ठीक करने की ज़रूरत है और उसके लिए हमने कहा था, हम प्लानिंग हम बनाए भी थे, अटल आदर्श विद्यालय हमने खड़े किए। साथ में ये कहा कि हर ब्लॉक में, मंडल में 2-2, 3-3 आपका आवासीय विद्यालय खड़े हों न दे, तो शायद है कि फिर उसमें अच्छी प्रोग्रेस होगी, अच्छी शिक्षा अच्छा हो मिलेगा बच्चों को, ये ज़रूरी है। तो एजुकेशन, जैसे मैंने पर्यटन कहा, तीर्थाटन कहा, तो एजुकेशन भी एक मुख्य कारण है और उसको ठीक करने की ज़रूरत पड़ेगी। स्वास्थ्य को भी हमको अच्छा बनाना होगा। पहाड़ों में भी डॉक्टर जाएं, हमने प्रयास किया, डॉक्टर गए तो वहाँ उसको वहीं इलाज मिले, यह 2-3 मुख्य है। इस और हमको सरकार को सोचना चाहिए, सरकार सोचेगी कि शिक्षा भी अच्छी मिले, स्वास्थ्य की सुविधा भी उसको पहाड़ों में दूर दराज के क्षेत्रों में भी अच्छी मिले, और ये हमारी सरकार ने किया भी और करेगी आगे। क्योंकि कहीं न कहीं अब जो है बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं जनता को कि ये जो समस्याएँ, चाहे रोज़गार हो गया, सड़कों का, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेके, नौकरियों को लेके, ये सारी चीज़ें जो है ज़्यादा एक्सपेक्ट अब करें कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर हो, क्योंकि कहीं न कहीं दिक्कतें फेस लोग वहाँ पर कर ही रहे हैं। खैर, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे यही रहेगा कि देखिए लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, 2 साल का समय यहाँ पर रह गया। तो कौन से वो आपके वादे हैं जिनको लेके आप जनता के बीच में जाएँगे कि हाँ, आपने पूरे किए, और मतलब किस तरह की तैयारियाँ? विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, आने वाले समय में हमारे यहाँ हरिद्वार पंचायत भी चुनाव है, स्थानीय निकाय चुनाव भी हैं, और साथ में फिर लोकसभा का आपका चुनाव आएगा। और लोकसभा की दृष्टि से मैंने कहा कि पर्यटन और तीर्थाटन, इस ओर हमारा प्रयास है। सड़कें अच्छी हों, शिक्षा, तो हमने कहा कि सेंट्रल स्कूल, मैंने कहा यहाँ एक बार मैंने क्वेश्चन भी उठाया था, और मैंने कहा कि हर ब्लॉक में, हर मंडल में एक एक सेंट्रल स्कूल खुले, जिससे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, पलायन न करना पड़े। इस ओर हमारा ध्यान रहेगा। केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज जो खुले हैं, खुल रहे हैं, जो नहीं हुए हैं उनको हम आगे करेंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। और ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, कोई क्षेत्र मोदी जी ने छोड़ा नहीं, सड़कों से लेकर स्वास्थ्य, तो वो हमने उसको हम तो एक आध जगह ऐसा है तो उसको हम पूरा करेंगे। सेंट्रल स्कूल की है, ये सारी चीज़ें इससे है। और पर्यटन तीर्थाटन, ये कैसे इसको हम तेज़ी से और बढ़ावा करेंगे, तो उसके लिए सड़कें हैं, ये सब चीज़ें हैं, इस और कहेंगे। और दूसरा मैंने कहा रोज़गार, स्वरोज़गार, ये इस और अवेयरनेस नौजवानों में लाएंगे। बाकी स्वास्थ्य
ये भी हमारी मूलभूत रहेगा, ये हमारी प्रायोरिटी पे रहेगा, इसको हम करेंगे पूरा। आखिरी सवाल, आपके जो कुछ बयान होते हैं कहीं ना कहीं आपके कहीं ना कहीं होते हैं कंट्रोवर्सी खड़ी कर देते हैं, हमने हर बार देखा है। तो आप ऐसे बयान देते ही क्यों है कि इस तरह की दिक्कतें पैदा हों? जो मन में होता है वो हम कहते हैं, हम कभी कोई इधर उधर बने तो लगता है जो वास्तव में आज के समाज में परिवेश में, तो किसी को बुरा लगेगा, किसी को अच्छा भी लगता है। तो एक दो को बुरा लगेगा लेकिन दसों को बीसों अच्छा भी लगेगा, दोनों बातें हैं। तो उस रूप में हमने कहा है। और देवभूमि उत्तराखंड, उसको देखते हुए, भारतीय संस्कृति को देखते हुए, और हम भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत हैं, और हम भारतीयता की बात नहीं करेंगे, अपनी संस्कृति की बात नहीं करेंगे, तो क्या पाकिस्तान की संस्कृति या अमेरिका की संस्कृति की बात करेंगे क्या? तो हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं, जिसमें बड़े हुए, जो हमने शिक्षा ली है, उसको ध्यान में रखते हुए बात बोलते हैं, करते हैं ना। अब किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, वो थोड़ी ना हमने कोई किसी का वो ले रखा है। तो जिसको अच्छा लगे वो अच्छा वो करो अपना, जिसको नहीं लगता है वो फिर ठीक है, जो जैसा। अपनी मन की बात आपने कह दी कि आपके ये विचार हैं, बाकी जिसको पसंद आता है तो ठीक है, नहीं पसंद आता तो ठीक है, उसमें कोई ये थोड़ी ना देखते नहीं। चलिए खैर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अपना समय देने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से सरकार को अब प्रायोरिटी पे जो मुद्दे रखने हैं वो है कृषि को बढ़ावा देना, पर्यटन को बढ़ावा देना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना, और कृषि को बढ़ावा देने से उन्होंने कहा कि रोजगार भी यहाँ पर बढ़ेंगे। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी उन्होंने कहा कि अब सरकार यहाँ पर काम करेगी और मुद्दों को लेकर जो जनता की समस्या है, इन मुद्दों पर जो है सरकार अब काम बखूबी करेगी। मैं सरिता तिवारी, कैमरा पर्सन रंजीत के साथ, उत्तराखंड तक।